हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। और आज हम मध्यकालीन भारत का जो सिलसिला चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी चर्चा चल रही थी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की, और गुलाम वंश में हमने कैसे गुलाम वंश की स्थापना हुई, किसने स्थापना की, गुलाम वंश का जो प्रथम शासक है वो कौन है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जिक्र किया। और यहाँ तक कि मध्यकालीन भारत जहाँ से प्रारंभ हुआ, मुस्लिम आक्रमण, तुर्क आक्रमण के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा। और आज की जो क्लास है इसमें हम मुगल काल में गुलाम वंश में बात करने वाले हैं। गुलाम वंश का एक महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की हम क्लास आज से करेंगे। आज ही के क्लास में हम रजिया सुल्तान की भी बात करेंगे कि कैसे रजिया सुल्तान शासक बनती हैं, क्या क्या उनको जुल्म सहना पड़ता है शासक बनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि नोट्स बनाने में आसानी रहे आपको। आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बात करेंगे हम बच्चा। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 में राजगद्दी पर बैठता है और 1236 तक शासन करता है। बहुत अल्प समय तक शासनकाल होता है इल्तुतमिश का, लेकिन अल्प समय में भी ये बहुत महत्वपूर्ण शासक हो जाता है गुलाम वंश का। जैसा कि गुलाम वंश जब स्टार्ट किए थे तो गुलाम वंश के कुल 10 से 11 शासक के बारे में हमने बात की थी, लेकिन हमने बोला था इसमें जो महत्वपूर्ण शासक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। उसके पश्चात इल्तुतमिश की बात करेंगे और इल्तुतमिश के बाद हम बात करेंगे रजिया सुल्तान की। ये महत्वपूर्ण शासक है। इसके पश्चात रजिया सुल्तान के बाद हम पहुंच जाएंगे बलबन की बात करेंगे कि आखिर बलबन कौन था। बलबन भी बहुत महत्वपूर्ण है गुलाम वंश में। ठीक है, जो गुलाम वंश है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे गोरी का गुलाम था, उसी तरह जो इल्तुतमिश है वो जो है किसका गुलाम होगा, ये मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होगा। तो ऐबक गुलाम था गौरी का, जबकि इल्तुतमिश गुलाम किसका है बेटा, इल्तुतमिश गुलाम है किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात किए थे तो मैंने बताया वो कुतुबुद्दीनी वंश का था, जबकि इसे क्या कहेंगे, इलबरी तुर्क। ये भी ज्ञात आपने बताया हमने कि ये जो जितने मुसलमान अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है, तुर्की मुसलमान है। कौन है, ये तुर्की मुसलमान है। जब मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहे थे वो क्या था बेटा, अरबी मुसलमान था। गौरी से लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं वो कौन है बेटा, ये तुर्की मुसलमान है। एक चीज क्लियर हो रही है आपको। चलिए, तो कौन था ये, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बेटा मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो क्या हो जाएगा, ये ऐबक का क्या है बेटा, गुलाम है। और यही वो शासक है जिसे क्या कहते हैं बेटा, गुलामों का गुलाम। मतलब ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है और उसका गुलाम कौन, उसका गुलाम इल्तुतमिश। इसलिए इसे संज्ञा दी जाती है गुलामों का गुलाम। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि आखिरकार गुलामों का गुलाम की संज्ञा किस सुल्तान को दी जाती है। तो गुलामों का गुलाम की जो संज्ञा है बेटा वो किसे दी जाती है, इल्तुतमिश को दी जाती है। गुलामों का गुलाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इल्तुतमिश से यही है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। तो गुलामों का गुलाम जो है इल्तुतमिश है, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ऐबक गौरी का गुलाम और ऐबक का गुलाम कौन सा है बेटा, इल्तुतमिश। ये कौन है, ये तुर्की मुसलमान है। यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो शासन करता है वो आराम शाह करता है। जब मैं प्रमुख शासकों के बारे में बताया था, 10-11 शासक के बारे में लिखवाया था, तो उसमें आराम शाह का जिक्र था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह थे। तो आराम शाह शासन करता है लेकिन अयोग्य होता है और उसी को मार कर क्या करता है बेटा, इल्तुतमिश क्या बनता है, शासक बनता है गुलाम वंश का। ठीक है, तो किसको मारकर, आराम शाह को मारकर अपनी गद्दी को प्राप्त करता है। प्राचीन इतिहास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब जो शासक मजबूत होगा वो अपनी गद्दी को पाने के लिए कुछ किसी न किसी की हत्या कर रहा है। जब प्राचीन इतिहास में बात कर रहे थे तो अजातशत्रु की बात कर रहे थे, उदयन की बात कर रहे थे। ये लोग भी ऐसे लोग थे, अपने पिता को मारकर अपनी गद्दी प्राप्त किए थे। तो गद्दी प्राप्त करने के लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आराम शाह की मृत्यु का मार देता है कौन,
इल्तुतमिश, और उसके बाद क्या करता है, गद्दी प्राप्त करता है गुलाम वंश की, दिल्ली सल्तनत की। और ये भी बात है कि ये कौन है बेटा, ये इल्बरी तुर्क है। कौन है, इल्बरी तुर्क है। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन वंश का था, ये क्या है, इल्बरी वंश का है। और उस समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, सुल्तान था, तब ये क्या था, बदायूं का एक क्या था बेटा, गवर्नर था। और एक गवर्नर जो गुलाम गवर्नर है इसका, वही बनता है 1236 ईस्वी में क्या बनता है, शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, और इसी को कहते हैं जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, वो है इल्तुतमिश। एक प्रश्न और क्लियर हो गया कि प्रश्न ये भी आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है बेटा, इल्तुतमिश। ठीक है बेटा, ठीक है। और ये पहला शासक है जो 1229 में, जब ऐबक की बात करेंगे, वो सिपाह सलार की पदवी धारण किया था, वो गुलाम की पदवी धारण किया था, लेकिन कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी को धारण नहीं किया। प्रश्न पूछेगा वो कौन सा सुल्तान है जिसने कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि वो अपने आप को सिपाह सलार या गुलाम मानता था, वो कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया। तो पहला ऐसा कौन सा शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसने सुल्तान की पदवी धारण की, तो बेटा वो है इल्तुतमिश। कौन है, इल्तुतमिश। और ये जो सुल्तान की पदवी धारण करनी होती थी, किसके कैसे धारण करता था, तो बगदाद के खलीफा थे, उनके द्वारा सुल्तान की उपाधि क्या की जाती थी, धारण की जाती है। तो प्रथम शासक वो है इल्तुतमिश, जो बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी 1229 ईस्वी में प्राप्त की। ठीक है, और 1236 में क्या होता है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसका शासनकाल समाप्त हो जाता है। इसके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे दिल्ली सल्तनत में। उन कार्यों को, उनके युद्धों के बारे में जानते हैं, तो महत्वपूर्ण कार्य युद्ध के बारे में जानते हैं। तो तराइन का तीसरा युद्ध हमने बात की थी, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, जबकि तराइन का दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी की जीत होती है। और तराइन का तीसरा युद्ध जो होता है बेटा, ये होता है 1235 ईस्वी में। कब होता है, 1235 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध होता है, और ये होता है इल्तुतमिश बनाम एल्दौज। एल्दौज वही है जो गौरी का गुलाम था। ठीक है, एल्दौज के बीच होती है एल्दौज के बीच, और इल्तुतमिश क्या होता है इसमें, इल्तुतमिश की बेटा क्या होती है, विजय होती है और ये जीत हासिल करता है। तराइन का दूसरा युद्ध 91, 1191, 1192 और 1235 में क्या होता है, तराइन का तीसरा युद्ध। और इसी के समय में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के हमले को क्या करता है, ये टालता है। क्यों टालता है, चंगेज खां का एक भाई है, उसका नाम है जलालुद्दीन, को ख्वारिज सम्राट जो है इसके भाई को मारने की बात करता है। उसके भाई को जब मारने की बात करता है तो उसके भाई क्या करते हैं, जलालुद्दीन जाता है किसके पास, इल्तुतमिश के पास। लेकिन इल्तुतमिश दूरदर्शी है, वो जान रहा है यदि हम जलालुद्दीन, जो ख्वारिज में सम्राट जलालुद्दीन है, यदि हम इनको शरण दे देते हैं तो मंगोल का आक्रमण अर्थात चंगेज खान का आक्रमण भारत पर हो जाएगा। इस दूरदर्शिता के कारण क्या करता है, उसको मना कर देता है, किसको, ख्वारिज में सम्राट जलालुद्दीन को, और एक तरह से मंगोल आक्रमण को टाल देता है। क्योंकि चंगेज खां जो चाइना वाला क्षेत्र है, वहां का प्रमुख शासक है, प्रमुख सुल्तान है, वो जो है युद्ध करने में निपुण था। उस समय वो आक्रमण के क्रम में था। इल्तुतमिश इसको जब मना करता है, इससे ये होता है उसकी दूरदर्शिता के कारण भारत पर जो है चंगेज खां का आक्रमण नहीं हो पाता है, और जो आक्रमण होने वाला था वो क्या होता है बेटा, वो टल जाता है। तो ये कहानी है मंगोल आक्रमण, इसलिए कहा जाता है कि इल्तुतमिश के काल में चंगेज खां का जो आगमन था या आक्रमण होने वाला था, उसको टाला था किसने, उसको टाला था इल्तुतमिश ने। कैसे टाला, वो टाला ख्वारिज में सम्राट जलालुद्दीन को शरण न देकर। नेक्स्ट है बेटा
कुतुब मीनार, मैंने बताया जो कुतुब मीनार था दिल्ली में, जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसके कार्य को पूरा कराया था बेटा किसने? इसके कार्य को पूरा कराया किसने? इल्तुतमिश ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि कुतुब मीनार को आखिरकार पूर्ण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार को पूर्ण कराने का कार्य किसने किया था? इल्तुतमिश ने। मैंने भी बताया था कि कुतुब मीनार पे भी एक बार एक क्लास करेंगे और बात करेंगे कैसे कैसे कुतुब मीनार का स्टार्ट हुई, कैसे कैसे तीसरे चौथी पांचवी मंजिल का निर्माण हुआ, कैसे ध्वस्त हुआ। एक अलग वीडियो कुतुब मीनार में बात करेंगे, लेकिन आज इतना ही बात करेंगे कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को क्या करा? पूरा करवाया। और स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। कैसा? चांदी का टंका और तांबा का जीतल। बहुत बार प्रश्न पूछता है आखिर जीतल क्या है? जीतल एक तांबे का सिक्का है और टंका क्या है? टंका क्या है बेटा? एक चांदी का सिक्का है। ये कैसे सिक्के हैं? ये अरबी सिक्के हैं। और किसने चलाया? इसको चलाया बेटा इल्तुतमिश ने। तो 3-4 प्रश्न एक ही पॉइंट से बन गए। आखिर जो टंका है वो किस प्रकार का सिक्का है? तो टंका क्या है बेटा? टंका चांदी का सिक्का है। और जीतल क्या है बेटा? वो तांबा का सिक्का है। कैसे सिक्के? अरबी सिक्के। किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। समझ में आ गया बेटा? ये भी प्रश्न आता है टंका और जीतल क्या है? टंका और जीतल क्या है? एक तरह से सिक्के। तो 4-5 प्रश्न एक पॉइंट से बन जा रहे हैं। तो पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो कई प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। भारत में एकता प्रणाली, भारत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था बेटा? वो किया था इल्तुतमिश ने। मैंने ये भी बताया था जो एकता प्रणाली है वो ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन कुछ क्षण के लिए, लेकिन शुरुआत नहीं कर पाया था। लेकिन अगर वास्तविक रूप से माने तो एकता प्रणाली स्टार्ट की थी किसने? इल्तुतमिश ने किया था। एकता क्या होता था कि जो राज्य का भूभाग है उसमें किसी एक भूभाग पे कब्जा दे देना, इक्तादार बना देना, और उससे जो कर होता था वो राजा को मिलता था, सुल्तान को मिलता था, उसे कहते थे एकता प्रणाली का एकता प्रणाली कहते थे। वही इक्तदार होता था। तो इक्तदार कौन था? एकता प्रणाली की स्टार्ट किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। और एक था 40 सरदारों का एक संगठन है, 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन है जिसका नाम है तुक्काने चहलगामी। प्रश्न पूछता है तुक्काने चहलगामी क्या है? तो तुक्काने चहलगामी 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन है। और किसने इसको बनाया था? ये जो बनाया था वो किसके शासनकाल में बना था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है। दिल्ली के अमीरों का दमन, ठीक है, अमीरों का दमन किया। अब आप प्रश्न करेंगे कि सर अमीर कौन? अमीर का मतलब जिसके पास धन संपदा ज्यादा हो, जिसके पास पैसा रुपया ज्यादा हो, वो अमीर? ऐसा नहीं है बेटा। उस समय की अगर अमीर की बात करें, अमीर का मतलब जो प्रमुख शासन में जो प्रमुख मंत्री होते थे, जो प्रमुख अधिकारी होते थे, उनका जो समूह होता था उसको क्या कहते थे? अमीर कहते थे। तो दिल्ली के जो इस तरह के मंत्री और समूह के लोग थे, उन पर क्या किया इन्होंने? अपना जो है इनका क्या किया? दमन किया दिल्ली के अमीरों का। अमीर समझ गए कौन? प्रमुख मंत्री या अधिकारी की बात होती है, उनका दमन किया किसने? इल्तुतमिश ने। न्याय हेतु इसने क्या किया? अमीरेदार विभाग का प्रचलन प्रारंभ किया। अमीरेदार और न्याय का घंटा लगवाया। यदि किसी को न्याय चाहिए तो अपने घर के पास निकलता है, न्याय के घंटे पर घंटी बजा दे तो उससे पता चलता था कि वहां का जो रहने वाला है उसको किसी न किसी चीज के लिए न्याय चाहिए। तो न्याय का घंटा इसलिए दिल्ली में लगाया गया, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। और साथ ही साथ विभाग कौन सा? अमीरेदार के विभाग की शुरुआत की गई न्याय हेतु। उसके समय में कुछ वास्तुकला की बात करेंगे। जब वास्तुकला की बात करेंगे तो इसने निर्माण कराया हौज शमसी और मदरसा ए मुइज्जी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हौज शमसी किसके द्वारा निर्माण कराया गया? हौज शमसी वास्तुकला का निर्माण कराया गया किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। जबकि मदरसा ए मुइज्जी का भी जो है निर्माण कराएगा इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक भी देगा, रजिया सुल्तान भी देगा और इल्तुतमिश भी देगा। तो प्रश्न में उत्तर में क्या करना है बेटा? ये होगा वास्तुकला कौन होंगे? इल्तुतमिश। अभी तो आप इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी जब आप तुगलक वंश पढ़ लेंगे, लोधी वंश पढ़ लेंगे, सैयद वंश पढ़ लेंगे, तब इस तरह के प्रश्न करने में थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि इस तरह के नाम बहुत दिखने को मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे आखिर कौन है। तो अच्छे से याद रखिएगा, हौज ए शमसी कई बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हौज ए शमसी और मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण किसने कराया था? ये वास्तुकला है। किसने इसका निर्माण कराया था? इसका निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने।
तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस तरह इससे नोट्स बना लीजिए और इससे ज्यादा यहां से प्रश्न पूछना नहीं है किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो एक वनडे एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका जो है यूपीएससी का एग्जाम हो, जैसा भी एग्जाम हो। तो बस क्वेश्चन का लेवल टफ कर सकता है, थोड़ा सा कंटेंट इधर उधर करके लेवल टफ कर सकता है, लेकिन कंटेंट यही रहेगा बेटा। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा फैक्ट याद होना होगा। इससे क्या होगा, आप सभी प्रकार के प्रश्न को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब बातें हैं कि जो तीसरा जो शासक है, गुलाम वंश का शासिका है, वो कौन है? रजिया सुल्तान की बात करेंगे। उन 11 में तीसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण शासिका है वो कौन है बेटा? वो रजिया सुल्तान है। इससे रिलेटेड प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में आता है, इसलिए और वो छोड़कर हम रजिया सुल्तान को पढ़ रहे हैं। इल्तुतमिश के बाद भी कई लोग बनेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बेटा, इनको पढ़ रहे हैं रजिया सुल्तान को। क्या है इनका शासनकाल? होता है 1236 से 40 तक। 1236 से कब तक? 1240 तक। और कौन है बेटा? ये है इल्तुतमिश की बिटिया। आप प्रश्न पूछेंगे सर कि आखिर राजा का पुत्र ही राजा बनता था, तो कैसे बिटिया बन गई? क्योंकि इल्तुतमिश मरते वक्त ही बोल दिया था कि जो मेरे पुत्र हैं वो सब कैसे हैं? नक्कारे हैं और वो किसी काम के नहीं हैं। इसलिए जैसे ही उसका पुत्र रुकनुद्दीन क्या बनता है? राजा बनता है, उसको हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? रजिया सुल्तान के द्वारा। ठीक है बेटा। और रजिया सुल्तान को भी कहा जाता है कि प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। अगर बात प्रथम मुस्लिम शासिका की बात आती है भारत के, तो कौन होता है बेटा? वो रजिया सुल्तान है। और 1236 में क्या बनती है? गद्दी पर बैठती है। और कौन है ये? इल्तुतमिश की पुत्री है। और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया बेटा? पर्दा प्रथा की समाप्ति की गई। कि जो मुस्लिम धर्म में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, उसको समाप्त किसने किया बेटा? रजिया सुल्तान ने। और क्या किया समाप्त करके? जब वो सुल्तान बनी तो पुरुषों की तरह चोगा, क्या है? चोगा, जिसे कहते थे काबा, और क्या? कुलाह, मतलब टोपी को धारण किया। पर्दा को हटा दिया और काबा और कुलाह को, टोपी को धारण किया और उसी प्रकार राज दरबार में जाने लगी। जब किसी धर्म में कोई महिला अग्रणी की भूमिका निभाती है तो आसपास के लोग क्या करेंगे बेटा? जलन करेंगे। उसी तरह जो तुर्की मुसलमान लोग थे, वो रजिया के इस बिहेवियर से कि रजिया सुल्तान बन गई, वो क्या हुए? बहुत प्रभावित हुए, बहुत ही दुखी हुए और षड्यंत्र रचने लगे किस तरह से रजिया को गद्दी से उतारा जाए। और षड्यंत्र कर कर रजिया को उतार कर बहराम शाह को क्या करते हैं? फिर से शासक बना देते हैं, यही तुर्की मुसलमान। और फिर क्या करती है? जो अमीरे आखूर एक घोड़े का सरदार है, जो उसका घोड़ा था, उसका जो सरदार है वो कौन है बेटा? वो है आमिर ए आखूर। और उसका नाम क्या है बेटा? मलिक जमालुद्दीन। मलिक जमालुद्दीन को क्या करती है? अमीर आखूर रखती है, अर्थात घोड़े का सरदार बनाती है। और इसका विवाह जो होता है अल्तुनिया के साथ हो जाता है। किसके साथ होता है? अल्तुनिया के साथ हो जाता है। अल्तुनिया के साथ जब विवाह होता है तो जब एक समारोह में जाती है रजिया सुल्तान अपने पति के साथ, तो बीच में कैथल में रुकती है और अपने टेंट में रहती है। तभी कुछ डाकुओं के द्वारा उस टेंट को घेर लिया जाता है और घेरने के बाद रजिया की हत्या कर दी जाती है। तभी एक गाना प्रसिद्ध है, रजिया गुंडों में फंस गई। ठीक है, चारों तरफ से वो दिल्ली वापस आ रही थी, बीच में शरण लेती है। उसी समय डाकुओं के द्वारा क्या होता है बेटा? उसको घेर लिया जाता है और वहीं पे उसकी कब मृत्यु होती है? 12 अक्टूबर 1240 सॉरी बेटा 1240 अक्टूबर 1240 में रजिया सुल्तान की क्या होती है? हत्या कर दी जाती है। हरियाणा के कैथल में इसकी क्या कर जाती है? हत्या कर दी जाती है। उसके पश्चात अब कुछ दिन तक शासक कौन बनेगा? तो गुलाम वंश का शासक है नसरुद्दीन मोहम्मद। इस क्यों महत्वपूर्ण है, इसको क्यों पढ़ना है? ये कब तक रहता है? 1246 से 1266 ईस्वी तक। क्यों पढ़ना है? क्योंकि एकमात्र जो शासक है गुलाम वंश का, वो कब तक शासन करता है? 20 साल तक शासन करता है गुलाम वंश का एकमात्र शासक। और ये जो शासक है वो बस नाम मात्र का रहता है और कोई कार्य नहीं करता।
बस नाम मात्र का शासक है और 20 साल तक शासक रहेगा, लेकिन जो कार्य पूर्ण रूप से करता है वो कौन करता है बेटा, वो करता है बलबन, और उसको एक उपाधि दी जाती है नाइबे मालिका। नाइबे मालिका की उपाधि दी जाती है, और नाइबे मालिका की उपाधि जो है एक क्या है, एक तरह से एक वजीर का पद है, और इसकी शुरुआत जो की थी बेटा वो की थी एतगिन के द्वारा। इसकी शुरुआत किसकी थी, एतगिन के द्वारा शुरुआत की गई थी। और ये जो प्रथा है नाइबे मालिक का जो पद है देने का समय कब से स्टार्ट हुआ था, बहराम शाह के समय से शुरू। प्रश्न पूछता है कि नाइबे मालिका की जो शुरुआत किसने की थी, उसकी शुरुआत एतगिन के द्वारा की गई थी, और कब से भारत प्रचलन में आया, ये बहराम शाह के शुरू किया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो है नाइबे मालिका है वो कौन है, बलबन है। इससे भी क्या होते हैं, तुर्की मुसलमान बहुत प्रभावित होते हैं। तो क्या करते हैं, क्योंकि बलबनी साम्राज्य का है तो इससे प्रभावित होते हैं, तत्पश्चात इसको भी हटा दिया जाता है। और क्या करता है, एक मुसलमान है, भारतीय मुसलमान है रेहान को मालिक के नाइबे मालिका की क्या करती है, पदवी धारण कर दी जाती है। लेकिन फिर भी रेहान भी संभाल नहीं पाता है, पुनः फिर क्या कहता है, बलबन को बनाया जाता है नाइके मालिका। तत्पश्चात यहीं से जब शासन खत्म होता है तो यहीं से शुरुआत किसकी होती है, बलबन की शुरुआत होती है। तो बलबन की जो शुरुआत होती है, तो बलबन अगला जो क्लास होगा बेटा, अगला जो क्लास होगा उसमें हम किसकी बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे बलबन की। तो बलबन भी गुलाम वंश का महत्वपूर्ण शासक है। इसको पढ़ाने का बस एक मकसद था मेरा कि नसरुद्दीन महमूद जो है वो 20 साल तक गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत पर क्या करता है, शासन करता है, और इसे ये क्या करता है, कुरान के अनुसार एकदम अत्यंत सादा जीवन जीना सीखता है। और प्रश्न आता है कि कौन सा सुल्तान है जो टोपी सिलकर पहनता था, तो सुल्तान है नसरुद्दीन महमूद जो है टोपी सीकर जीवन यापन करता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे इसीलिए पढ़ाया गया कि इससे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आता है यही है कि टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला सुल्तान कौन था। तो टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला सुल्तान कौन है, नसरुद्दीन महमूद थे। तो बेटा इस तरह से जो गुलाम वंश है दिल्ली सल्तनत में, जो गुलाम वंश है, हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो महत्वपूर्ण शासक है इल्तुतमिश को जाना। तत्पश्चात हमने रजिया सुल्तान को जाना, रजिया सुल्तान के बाद हमने जाना नसरुद्दीन महमूद को। यह महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड जो है प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इतना ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो किसी एग्जामिनेशन में आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और लगता किसी के लिए उपयोगी है तो आप लोग इसको शेयर भी करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।